एक छोटे से कस्बे के कोने में धूप और धूल से ढकी गलियों के बीच खड़ा था एक पुराना मकान। चौखट के ऊपर नाम की प्लेट पर लिखा था शंकरलाल शर्मा। वही शंकरलाल जिनकी मेहनत से ये घर बना था और जिनकी झुर्रियों में अब भी उन दिनों की मिट्टी की गंध बसी थी जब हर ईंट उन्होंने अपने हाथों से रखी थी। अब उम्र 70 के पार जा चुकी थी, बाल सफ़ेद, चाल धीमी, मगर मन अभी भी बेटे राजीव और पोते आर्यन से भरा हुआ था। राजीव शहर की बड़ी कंपनी में काम करता था और उसकी पत्नी निधि, जो दिखने में भली लगती थी लेकिन उसके अंदर कुछ ठंडापन था जिसे शंकरलाल धीरे धीरे महसूस करने लगे थे। सुबह की शुरुआत हमेशा शंकरलाल की आवाज़ से होती। आर्यन बेटा उठ जा, स्कूल का टाइम हो गया। वो धीरे से आर्यन के बाल सहलाते और प्यार से उठाते। आर्यन भी उन्हें दादाजी कहकर गले लगाता और यही पल शंकरलाल की जिंदगी के सबसे सुकून भरे होते। लेकिन पिछले कुछ महीनों से माहौल थोड़ा बदल गया था। निधि का चेहरा अब मुस्कुराता कम था और राजीव भी घर लौटने पर पहले जैसा अपनापन नहीं दिखाता था। रात के खाने के वक्त निधि की शिकायतें लंबी होती जा रही थीं। राजीव, अब आपकी ये जिम्मेदारियां कब खत्म होंगी? पापा जी अब खुद कुछ नहीं कर सकते, सब बोझ हमारे ऊपर डाल देते हैं। राजीव बस चुप बैठा रहता। शंकरलाल कभी कभी दरवाजे के पीछे से सुनते पर कुछ कहते नहीं थे। उन्हें डर था कि अगर बोले तो बेटा और दूर हो जाएगा। निधि धीरे धीरे घर की हर चीज अपने हिसाब से बदलने लगी थी। पहले दादी की पुरानी तस्वीर हटाई, फिर पूजा के कमरे की जगह बदल दी। शंकरलाल ने कहा भी, बेटी ये तस्वीर मत उतारो, तेरी माँ की याद है। निधि मुस्कुराई। पापा जी, नया घर है, नई साज सज्जा चाहिए। लेकिन उस मुस्कुराहट में तंज छिपा था। उस वक्त राजीव मोबाइल में व्यस्त था, जैसे उसने कुछ सुना ही नहीं। उस दिन पहली बार शंकरलाल ने महसूस किया कि उनका घर अब धीरे धीरे उनसे छिन रहा है। आर्यन अब स्कूल से लौटकर पहले माँ के पास जाता था और फिर दादाजी से मिलता। निधि ने उसे सिखा दिया था कि दादा बूढ़े हो गए हैं, अब उनके साथ ज्यादा मत खेला कर। वो मासूमियत से मान भी लेता। शंकरलाल के लिए ये बदलाव कांटों की तरह चुभने लगे थे। एक शाम उन्होंने राजीव से कहा, बेटा तेरी माँ के गहनों का क्या हुआ? मैंने तो तेरे नाम रख दिए थे ताकि भविष्य में तेरे काम आए। राजीव ने कहा, हाँ पापा, सब ठीक है। लेकिन उसकी आवाज़ में अब वो गर्मजोशी नहीं थी। निधि ने बीच में कहा, आप इन बातों में मत पड़िए, हमें सब संभालना आता है। उस दिन के बाद शंकरलाल ने किसी चीज़ के बारे में बात करना बंद कर दिया। वो सिर्फ आर्यन के साथ वक्त बिताते और अपने कमरे में पुराने एल्बम देखते। रात को जब सब सो जाते तो वो अपनी पत्नी की तस्वीर से बातें करते। देख रही, तेरी बहू ने अब मुझे पराया बना दिया है। आंखों से आंसू गिरते मगर आवाज नहीं निकलती। कुछ दिन बाद निधि ने धीरे धीरे एक और बात शुरू की। उसने राजीव से कहा, देखो तुम्हारे पापा की देखभाल मुश्किल हो रही है, हर समय दवा, डॉक्टर, खर्चा। हमें भी तो अपनी जिंदगी जीनी है। शहर में एक बहुत अच्छा वृद्धाश्रम खुला है, वहां देखभाल भी होगी और हमें भी राहत मिलेगी। राजीव चुप रहा। उस चुप्पी में बेटे का प्यार मरता गया। अगले दिन निधि ने गड़ी सफाई से कहा, पापा जी आपको एक अच्छी जगह दिखाऊंगी जहां लोग आपकी उम्र के हैं, बातें करते हैं, टीवी देखते हैं, दवा भी समय पर मिलती है। शंकरलाल मुस्कराए, बोले, अरे बेटा मैं तो यहीं ठीक हूँ, मुझे बस तुम सबके बीच रहना अच्छा लगता है। निधि ने झूठी चिंता जताई, नहीं पापा जी, वहां आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगले 2 दिन तक सब सामान्य रहा, पर तीसरे दिन सुबह राजीव ने कहा, पापा चलिए जरा बाहर चलते हैं, एक जगह दिखानी है। शंकरलाल ने पूछा, कहाँ बेटा? राजीव ने कहा, बस थोड़ी देर के लिए। वो कार में बैठे। निधि पीछे से बोली, आर्यन को स्कूल छोड़कर आना मत भूलना। शंकरलाल मुस्कुराए, अरे मैं भी साथ चलूं क्या? निधि ने कहा, नहीं पापा जी, आप आराम कीजिए, आज आप ही की बात हो रही है। कार एक शांत इलाके में जाकर रुकी। सामने आशा वृद्धाश्रम का बोर्ड चमक रहा था। शंकरलाल ने पूछा, बेटा ये क्या जगह है? राजीव ने नज़र झुका ली। वहीं खड़ी मैनेजर और 2 नर्स मुस्कुरा रही थी। शंकरलाल ने समझ लिया, ये सफ़र घर लौटने का नहीं बल्कि छूट जाने का है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस बेटे की आंखों में देखा। राजीव ने कहा, पापा यहाँ आपकी देखभाल अच्छी होगी। शंकरलाल ने बस इतना कहा, बेटा मैं बोझ नहीं हूं, पर अगर तुम्हें चैन इससे मिलेगा तो मैं रह लूंगा। आवाज में कोई शिकायत नहीं थी, बस टूटा हुआ अपनापन था।
राजीव ने मुड़कर देखा भी नहीं। कार चली गई और पीछे रह गया बूढ़ा पिता, जिसके चेहरे पर सिर्फ धूप नहीं बल्कि टूटे विश्वास की लकीरें भी थीं। आशा वृद्धाश्रम नाम सुनने में भले उम्मीद जैसा लगता था, लेकिन अंदर कदम रखते ही हवा में एक भारीपन था। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें, बिस्तरों पर बैठे बूढ़े चेहरे, जिनमें से हर एक के पास एक अधूरी कहानी थी। शंकरलाल के लिए ये जगह अजनबी थी, फिर भी उन्होंने मुस्कुराने की कोशिश की। वहां काम करने वाली नर्स ने कहा, बाबूजी, ये आपका कमरा है, समय पर खाना और दवा मिल जाएगी। उन्होंने सिर हिलाया और कमरे के कोने में बैठ गए। सामने खिड़की से धूप आ रही थी, लेकिन मन में अंधेरा था। हर रोज सुबह उठते, चारपाई पर बैठकर सोचते, राजीव अब ऑफिस चला गया होगा, आर्यन स्कूल के लिए तैयार हो रहा होगा और निधि शायद रसोई में होगी। पर अब ये सब सिर्फ कल्पना रह गई थी। 3 दिन बाद राजीव और निधि मिलने आए। निधि ने मुस्कुराकर पूछा, कैसे हैं पापा जी? शंकरलाल ने बस कहा, ठीक हूं बेटा। राजीव ने कुछ देर मोबाइल देखा, फिर बोला, पापा, यह सब अच्छा है ना? उन्होंने कहा, हाँ अच्छा है, बस घर की याद आती है। निधि ने जल्दी से कहा, आपको आदत पड़ जाएगी। और वो दोनों चले गए। वो पहली मुलाकात थी और शायद आखिरी जैसी लगी। हर बार जाते वक्त शंकरलाल की आंखें दरवाजे तक टिक जातीं, जैसे उम्मीद कर रही हों कि कोई पलट कर बोले, चलो पापा, घर चलते हैं। लेकिन कोई नहीं बोलता। उधर घर में आर्यन ने दादाजी की कुर्सी देखी तो माँ से पूछा, मम्मी, दादाजी कहाँ हैं? निधि ने कहा, वो आराम करने गए हैं, एक जगह जहां उनकी देखभाल होती है। आर्यन ने मासूमियत से कहा, तो मैं भी उनसे मिलने जाऊं? निधि ने झूठे हंसते हुए कहा, वो बहुत दूर हैं बेटा, जब लौटेंगे तो मिल लेना। मगर बच्चा हर दिन दादाजी की कुर्सी को देखता और पूछता, क्या आज वो लौटेंगे? राजीव हर बार नजरें झुका लेता। धीरे धीरे घर की दीवारों पर सन्नाटा चढ़ने लगा। पहले जहां सुबह दादाजी की आवाज गूंजती थी, अब वहां सिर्फ टीवी की आवाज थी। उधर वृद्धाश्रम में शंकरलाल की पहचान कुछ नए लोगों से हुई। रमाकांत जी, जो पहले शिक्षक थे, और कृष्णा देवी, जिनके बेटे ने भी उन्हें यहाँ छोड़ दिया था। सबके पास अपनी अपनी कहानी थी, पर हर कहानी का अंत एक सा था, बच्चों ने छोड़ दिया। हर रात वो सब मिलकर टीवी देखते, पर आंखों में एक जैसा दर्द था। एक दिन शंकरलाल ने रमाकांत जी से कहा, आपको नहीं लगता हम सब यहाँ इसलिए हैं क्योंकि हमने अपने बच्चों को ज़रूरत से ज़्यादा प्यार दिया? रमाकांत मुस्कुराए, प्यार का भी हिसाब होना चाहिए बाबूजी, वरना लोग उसे कमज़ोरी समझ लेते हैं। उन बातों ने शंकरलाल के भीतर एक टीस जगा दी। उधर घर में निधि ने धीरे धीरे सब कुछ अपने हिसाब से ढाल लिया था। शंकरलाल का कमरा अब स्टोर रूम बन गया था। उनके कपड़े एक कोने में रख दिए गए और तस्वीरें अलमारी के पीछे। राजीव ने कभी विरोध नहीं किया। निधि को अब घर में किसी रुकावट का डर नहीं था। एक दिन जब आर्यन ने फिर पूछा, पापा, दादाजी कब आएंगे? तो राजीव ने कहा, बेटा, वो बहुत व्यस्त है वहाँ। आर्यन ने कहा, पर वो मेरे साथ खेलते थे, मुझे कहानी सुनाते थे। राजीव ने बस सिर पर हाथ रखा, बड़े होकर सब समझ जाएगा। लेकिन बच्चे का दिल इतना आसान नहीं होता। रात में वो चुपचाप दादाजी की पुरानी तस्वीर लेकर सो जाता, जैसे उनसे बातें करता हो। दूसरी तरफ वृद्धाश्रम में ठंडी रातें लंबी लगती थीं। शंकरलाल अपनी पत्नी की तस्वीर सामने रखकर धीरे धीरे बोलते, देखो, मैंने सोचा था बेटा मेरा सहारा बनेगा, लेकिन अब सहारा सिर्फ ये दीवारें हैं। उस रात रमाकांत जी ने कहा, हम सब यही सोचते रहे कि हमारे बच्चे हमें संभालेंगे, लेकिन वक्त ने सब बदल दिया। अगले हफ्ते वृद्धाश्रम में एक छोटा आयोजन हुआ। सबके बच्चे आए, पर राजीव नहीं आया। शंकरलाल दरवाजे की तरफ देखते रहे, लेकिन कोई नहीं आया। कृष्णा देवी ने कहा, बाबूजी, उम्मीद बहुत तकलीफ देती है, पर छोड़ना भी आसान नहीं। शाम को जब सब अपने कमरे में लौटे, शंकरलाल के पास एक चिट्ठी थी। वृद्धाश्रम की फीस बाकी थी। उन्होंने स्टाफ से पूछा, मेरे बेटे ने नहीं भेजी? उन्होंने कहा, अभी तक नहीं। वो चुप रहे, जेब में रखी पुरानी तस्वीर को देखा और बस मुस्कुराए। अगले दिन उन्होंने अपना पुराना रेडियो निकाला जो वो साथ लाए थे, और धीमी आवाज में पुराने गाने बजाने लगे। गाने की धुनों में जैसे उनकी यादें बह रही थीं। हर शाम वही गाना बजता, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। उधर घर में निधि ने राजीव से कहा, अब हमें पापाजी की बात छोड़नी चाहिए। आखिर उन्होंने खुद कहा था कि वो वहाँ खुश है। राजीव ने कुछ नहीं कहा, लेकिन रात को चुपचाप बालकनी में जाकर आकाश की ओर देखा।
शायद मन में कहीं गिल्ट था। उधर आर्यन ने चुपके से दादाजी की पुरानी फोटो अलमारी से निकाली और स्कूल की कॉपी में छिपा ली। हर दिन वो उसे देखता और दिल में एक सवाल उभरता, क्या दादाजी मुझसे नाराज हैं? ये मासूम सवाल उस घर की सबसे गहरी सच्चाई बन गया था। आर्यन अब 10 साल का हो चुका था, लेकिन उसके मन में एक ही सवाल हर दिन उठता था, दादाजी कहाँ गए? हर रात वो खिड़की से आसमान देखता और सोचता शायद दादाजी भी वहीं तारों के बीच हों जो उसे नीचे से देख रहे हों। स्कूल में जब उसके दोस्तों ने पूछा, तेरे दादा नहीं आते? तो उसने झूठ बोल दिया, वो गांव चले गए हैं। लेकिन उसके दिल को पता था कि वो झूठ है। एक दिन उसने माँ को फोन पर कहते सुना, हाँ पापा जी अब वहीं ठीक हैं, वहाँ खाना और दवा दोनों समय पर मिलती हैं। आर्यन को वही शब्द चुभ गया। वो कमरे में जाकर रोने लगा। कुछ दिन बाद स्कूल में फैमिली डे था। बच्चों से कहा गया कि वो अपने दादा दादी के बारे में कुछ बताए। आर्यन के पास बोलने के लिए कुछ नहीं था। जब उसकी बारी आई तो वो चुप रहा। बस इतना बोला, मेरे दादाजी मुझे कहानी सुनाते थे, अब नहीं सुनाते। क्लास में सन्नाटा छा गया। टीचर ने प्यार से पूछा, कहाँ रहते हैं अब तुम्हारे दादा? आर्यन ने धीरे से कहा, मुझे नहीं पता। वो दिन उसके मन में गहराई तक उतर गया। घर लौटकर उसने अपने पापा से पूछा, पापा दादाजी कहाँ रहते हैं? राजीव ने कहा, वो आराम कर रहे हैं एक अच्छी जगह पर। आर्यन ने कहा, क्या वो मुझे भूल गए? राजीव कुछ नहीं बोला, बस कहा, तुम छोटे हो बेटा, ये बातें समझोगे नहीं। लेकिन उस रात आर्यन ने तय कर लिया कि वो दादाजी को ढूंढेगा। अगले हफ्ते स्कूल से छुट्टी थी। निधि शॉपिंग के लिए बाहर गई थी और राजीव ऑफिस। घर में अकेला आर्यन और नौकरानी थी। उसने नौकरानी से पूछा, तुम जानती हो दादाजी कहाँ गए? वो झिझकते हुए बोली, बाबूजी को आशा वृद्धाश्रम भेजा गया है। आर्यन ने तुरंत पूछा, वो कहाँ है? उसने पते की दिशा बताई, बस स्टैंड के पीछे मंदिर के पास। आर्यन ने कॉपी में वो पता लिख लिया। अगले दिन सुबह वो स्कूल बैग लेकर घर से निकला, पर स्कूल नहीं गया। वो बस में बैठा और लोगों से पूछता हुआ आशा वृद्धाश्रम पहुंच गया। वहां गेट पर चौकीदार ने रोका, कहाँ जाना है? आर्यन बोला, मैं अपनी दादाजी से मिलने आया हूं, शंकरलाल शर्मा। चौकीदार ने थोड़ी देर देखा, फिर अंदर फोन किया। थोड़ी देर में एक बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चलकर बाहर आया। आंखों में झुर्रियां, हाथ में छड़ी और चेहरे पर वो पुरानी मुस्कुराहट जो अब दर्द में बदल चुकी थी। आर्यन भागकर उनसे लिपट गया, दादाजी! शंकरलाल की आंखें भीग गईं। उन्होंने कांपते हाथों से उसे थाम लिया। बेटा, तू यहाँ कैसे? आर्यन रोता हुआ बोला, मुझे सबने झूठ बोला, आपने क्यों नहीं बताया कि आप यहाँ हैं? शंकरलाल ने आंसू रोकते हुए कहा, बेटा, कुछ बातें बड़ों के फैसले होती हैं और कुछ किस्मत की। तू आ गया, बस अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। दोनों देर तक गले लगे रहे। वृद्धाश्रम के लोग भी चुपचाप देख रहे थे। आर्यन ने एक कमरे में जाकर देखा, एक छोटा बिस्तर, पुराना रेडियो और दादी की तस्वीर। उसने पूछा, दादाजी आप यहाँ अकेले रहते हैं? उन्होंने कहा, हाँ बेटा, लेकिन अब तू आ गया तो अकेलापन नहीं रहा। वो दोनों बातें करने लगे, स्कूल, कहानियां, पुरानी यादें। जब जाने का वक्त आया तो शंकरलाल ने कहा, बेटा, माँ पापा से कुछ मत कहना, वो नाराज होंगे। आर्यन ने सिर झुकाया, ठीक है, लेकिन मैं फिर आऊंगा। उस दिन से वो हर हफ्ते चोरी छिपे वहां जाने लगा, कभी स्कूल के बाद, कभी रविवार को। वृद्धाश्रम के लोग कहते, तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हारा पोता तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आया। लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली थी। एक दिन निधि ने उसके बैग में वृद्धाश्रम की रसीद देख ली। उसने पूछा, आर्यन ये क्या है? वो डर गया, बोला, मैं दादाजी से मिलने गया था। निधि का चेहरा सख्त हो गया, तुम्हें किसने कहा था वहां जाने को? आर्यन चुप रहा। राजीव ने घर आते ही गुस्से में कहा, बेटा ऐसा दोबारा मत करना। आर्यन ने आंसू रोकते हुए कहा, पापा दादाजी बहुत अकेले हैं, वो रोते हैं। राजीव का चेहरा उतर गया पर कुछ नहीं बोला। निधि ने कहा, बच्चे को ये सब झूठी बातें मत सिखाओ, वो अब बड़ा हो रहा है। लेकिन अब वो बच्चा बड़ा हो चुका था, अपनी उम्र से ज्यादा समझदार। अगले हफ्ते आर्यन फिर गया, मगर इस बार वृद्धाश्रम के गेट पर बोर्ड लटका था, आज बंद है। अंदर कुछ हलचल थी,
एक कर्मचारी ने बाहर आकर कहा, आज कोई मुलाकात नहीं। आर्यन ने पूछा, शंकरलाल शर्मा कहाँ है? कर्मचारी ने उसे देखा, फिर बोला, तुम कौन? उसने कहा, मैं उनका पोता हूँ। कर्मचारी ने भारी मन से कहा, वो बीमार है, अस्पताल ले गए हैं। आर्यन ने पूछा, कौन अस्पताल? मगर जवाब नहीं मिला। वो घर लौटा, लेकिन अंदर तूफान चल रहा था। उस रात उसने पापा से पूछा, दादाजी बीमार हैं, आप मिलने चलोगे? राजीव ने कुछ नहीं कहा, बस खिड़की से बाहर देखने लगा। निधि ने कहा, अब जो होना था हो गया। आर्यन को उस वक्त लगा कि उसके घर की दीवारें भी झूठ बोल रही हैं। वो सो नहीं सका। उसकी आंखों के सामने सिर्फ दादाजी का चेहरा था, जो कह रहा था, बेटा तू आ गया तो अब अकेलापन नहीं रहा। अगले दिन सुबह आर्यन स्कूल नहीं गया। वो चुपचाप अपने कमरे से निकला और उसी बस में बैठ गया जो आशा वृद्धाश्रम जाती थी। रास्ते में हवा अजीब सी थी, जैसे कोई सन्नाटा बोलने से डर रहा हो। जब वो वहां पहुंचा तो गेट पर लोगों की भीड़ थी। अंदर कुछ सफ़ेद कपड़े वाले लोग थे और वृद्धाश्रम के कर्मचारी इधर उधर भाग रहे थे। आर्यन के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने चौकीदार से पूछा, मेरे दादाजी कहाँ हैं? चौकीदार ने उसे देखा, फिर नीचे नज़र झुका ली। बेटा, वो अब नहीं रहे। ये सुनते ही आर्यन के हाथ से उसका बैग गिर गया। उसकी आंखों में जैसे कोई आग लग गई हो। वो अंदर भागा और वहां जमीन पर एक सफ़ेद चादर के नीचे उसका दादाजी था। वही चेहरा, वही झुर्रियाँ, पर अब शांति थी। वो उनके सीने पर झुककर रोने लगा। दादाजी उठो ना, मैंने आने का वादा किया था, आपने क्यों नहीं रुके? पूरा वृद्धाश्रम सन्न था। स्टाफ की आंखें भीग गई। तभी पीछे से किसी ने आर्यन का हाथ पकड़ा। बेटा, अब वो चैन से हैं। आर्यन ने देखा वो वही नर्स थी जो हमेशा उसके दादाजी को दवा देती थी। उसने कहा, वो हमेशा तुम्हारा नाम लेते थे, कहते थे मेरा पोता आए तो कहना कि मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। आर्यन वहीं बैठ गया। उसे लगा कि उसकी पूरी दुनिया टूट गई है। शाम तक अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी। आर्यन ने जिद की कि वो अपने दादाजी की चिता के पास रहेगा। किसी ने उसे नहीं रोका। उसने लकड़ियों के बीच दादाजी की पुरानी तस्वीर रख दी, जिसमें वो और दादाजी हंस रहे थे। आग लगी और साथ ही आर्यन के भीतर कुछ जल गया। वो घर लौटा तो निधि और राजीव दोनों घबराए हुए थे। निधि ने पूछा, कहाँ था तू? उसने जवाब नहीं दिया, बस कहा, दादाजी अब नहीं रहे। घर में सन्नाटा छा गया। राजीव बैठ गया जैसे किसी ने उसकी आत्मा निकाल ली हो। निधि ने कुछ बोलना चाहा पर शब्द नहीं निकले। उसी रात आर्यन ने अपने कमरे की दीवार पर वो तस्वीर टांग दी जिसमें वो और दादाजी मुस्कुरा रहे थे। अगली सुबह जब सूरज उगा तो उसका चेहरा ठंडा था। वो अब बच्चा नहीं रहा था। कुछ हफ्तों तक घर में अजीब सी खामोशी रही। राजीव हर शाम बाहर बैठा रहता और निधि चुपचाप रसोई में काम करती। लेकिन अब घर की हवा बदल चुकी थी। एक दिन आर्यन स्कूल से लौटा तो देखा दादी का पुराना लकड़ी का डिब्बा मेज पर रखा है। उसने पापा से पूछा, ये क्या है? राजीव ने कहा, तेरी दादी की चीजें हैं, तेरे दादाजी इन्हें हमेशा संभाल कर रखते थे। आर्यन ने डिब्बा खोला। अंदर पुरानी तस्वीरें थीं। एक में राजीव छोटा बच्चा था, गोद में दादी थीं और पीछे वही घर जो अब सुनसान था। आर्यन ने तस्वीरों को चूमा जैसे अपने खोए हुए रिश्तों को महसूस कर रहा हो। उसी रात उसने सपना देखा, वृद्धाश्रम के गेट पर उसकी दादी खड़ी हैं, सफ़ेद साड़ी, नम आंखें और चेहरे पर वही दया भरी मुस्कान। उन्होंने कहा, बेटा मैं तेरे दादाजी के पास जा रही हूँ, अब हम साथ रहेंगे। आर्यन डर के मारे उठ बैठा। अगले दिन सुबह वो फिर उसी जगह गया, वृद्धाश्रम के सामने। गेट बंद था, लेकिन बाहर सड़क पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके सपने में। उसने आर्यन को देखा और कहा, बेटा तू शंकरलाल का पोता है ना? आर्यन ने सिर हिलाया, हाँ। वो औरत बोली, मैं तेरी दादी हूँ। आर्यन का गला सूख गया, पर आप तो... वो कुछ कह नहीं पाया। दादी ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मुझे तेरा दादाजी याद करते करते यहाँ खींच लाए। आर्यन ने दौड़कर उन्हें गले लगा लिया, लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, अम्मा आइए अंदर। वो मुड़ी और आर्यन से बोली, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। लेकिन वो अंदर नहीं गई, बस मुस्कुराई और धीरे धीरे आगे बढ़ गई, हवा में घुलते हुए। आर्यन डर गया। उसने आंखें मल्ली, पर वहां कोई नहीं था। सड़क पर बस वो अकेला था और हवा में दादी की आवाज गूंज रही थी, अपने बड़ों को मत भूलना बेटा, वरना घर नहीं सिर्फ मकान रह जाता है। वो रोता हुआ घर लौटा, लेकिन अब उसके भीतर कुछ बदल चुका था। उसने दादाजी की पुरानी कुर्सी खिड़की के पास रखी और हर रात वहां दिया जलाने लगा। जब राजीव ने पूछा, क्या कर रहा है बेटा, तो उसने कहा, घर को घर बना रहा हूं पापा। उस रात पहली बार राजीव ने अपने बेटे को गले लगाया और रो पड़ा। निधि दूर से देखती रही, लेकिन उसके अंदर भी कुछ टूटा था। अगले हफ्ते राजीव खुद वृद्धाश्रम गया। वहां उसी कमरे में बैठा जहां कभी उसके पिता थे। दीवारों को छूकर उसने कहा, माफ करना पापा, मैं डर गया था दुनिया से।
कमरे में जैसे हवा रुक गई। बाहर निकलते वक्त उसने दान पेटी में पैसे रखे और गेट के बाहर देखा। वहां एक पुराना पेड़ था जिसके नीचे वो और आर्यन पहले बैठे थे। पेड़ के नीचे 2 तस्वीरें रखी थीं, एक शंकरलाल शर्मा की, दूसरी उनकी पत्नी की। फूलों से सजी और बीच में लिखा था, जहां यादें रहती हैं वहां लोग कभी नहीं मरते। राजीव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, अब से कोई अकेला नहीं रहेगा। वो घर लौटा। आर्यन ने पूछा, पापा दादाजी कहाँ हैं? उसने मुस्कुराकर कहा, अब हमारे दिल में है, हमेशा। और उस दिन के बाद हर शाम जब आर्यन दिया जलाता तो हवा में एक हल्की खुशबू तैरती। शायद वो दादाजी की थी जो अब भी अपने घर को देख रहे थे। लेकिन अंदर एक बात हमेशा गूंजती रही, कभी किसी रिश्ते को सुविधा के नाम पर दूर मत भेजो, क्योंकि जब तक वो सांस लेते हैं वही घर की धड़कन है।